मूव टू टुडेज वेबिनार. आजचा आपल्या वेबिनारसाठी जे आपल्याला गेस्ट आलेले आहेत त्यांचं मी जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन करून देतो. त्यांचं नाव आहे संदीप तेंडोलकर. ही इज अ स्टेट कन्सल्टंट विथ युनिसेफ आणि वॉश इन इन्स्टिट्यूशन्स हे यांचं पर्टिक्युलरली या प्रोग्रामवर ते काम करतात. युनिसेफ सोबत सर 2011 पासून असोसिएटेड आहेत. त्याच्या आधी त्यांनी जलस्वराज्य हा जो वर्ल्ड बँकेचा प्रोजेक्ट होता त्यावर गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 6 वर्ष काम केलेलं आहे. सरांनी जर्नलिझम अँड कम्युनिकेशन सायन्स या विषयामध्ये मास्टर्स पदवी सरांनी घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर अबाउट 12 इयर्स सरांनी जर्नलिस्ट म्हणून कोकण आणि गोवा इथल्या लोकल न्यूजपेपरमध्ये काम केलेलं आहे. सो आजचा आपला टॉपिक इज अबाउट क्लायमेट ऍक्शन्स आणि ते आपण जर्नलिस्ट पर्स्पेक्टिव्ह आपण थोड्या बघणार आहोत की हाऊ दिस क्लायमेट ऍक्शन आर रिपोर्टेड और शुड बी रिपोर्टेड. सो ओके. नमस्कार सबको. मी इथे हिंदी आणि मराठीमध्ये बोलेन. तो मराठी शुड बी यूज. ठीक आहे. मी मोस्टली मराठीमध्ये बोलेन आणि हिंदी बोलेन आणि मध्ये मध्ये जिथे शक्य असेल तिथे इंग्लिश बोलेन. ये जो आज का टॉपिक है उसको मैं थोड़ा पता नहीं कितना जस्टिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि जर्नलिस्टिक अप्रोच से बताना है तो 12 साल पहले मैंने इस चीज को थोड़ा सा छोड़ दिया है. एज अ जर्नलिस्ट मैं एक एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ अभी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करके आपके साथ कुछ बातें करूंगा. और इस सेशन में मैं अभी कुछ आपको सवाल भी पूछूंगा, तो मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग उसका आंसर भी दे सकोगे चैट में, तो थोड़ा अच्छा रहेगा. ये जो सब्जेक्ट है इसको जाने के पहले मैं थोड़ा बता दूं कि मैं एज ए जर्नलिस्ट कुछ साल काम किया हूँ, लगभग 12 साल. जब मैं कॉलेज कर रहा था, जैसे यहाँ मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट है, तो मैं जब कॉलेज कर रहा था तो उस वक्त मैं कोंकण में कॉलेज कर रहा था. फर्स्ट ईयर में था, तब से मैंने एक न्यूज़पेपर को मैंने ज्वाइन किया था लोकली. तो तब मैं सिर्फ एक रिपोर्टर था. एक न्यूज़ कलेक्ट करना और देना, वो चाहे क्राइम की न्यूज़ हो, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हुई उसका न्यूज़ हो, इस कॉलेज में कुछ फंक्शन है तो उसका न्यूज़ हो. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ वर फ्रॉम एनएसएस कैंप. तो ये इस तरह से मेरा काम चल रहा था. धीरे-धीरे मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि कुछ डेवलपमेंट भी एक चीज़ होती है, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जर्नलिज़्म में जाना चाहिए. वो चीज़ें जो गाँव के प्रॉब्लम्स है, उसको मैं हैंडल करता था. लेकिन क्लाइमेट को लेके क्लाइमेट एक्शन के लिए शायद ही मैंने कुछ काम किया हो उस 12 साल में. क्योंकि उस वक़्त जो मेरा क्लाइमेट था, जो मेरा सराउंडिंग था, तो उसमें हम लोग भी कुछ डेवलपमेंट न्यूज़, गाँव में कुछ हैपनिंग्स है, उसके न्यूज़, क्राइम, एक्सीडेंट, इसके इर्द-गिर्द घूमते थे. तो मैं अभी जब उसको मैं मेरे 12 साल के देख रहा हूँ, 12 साल को जाके देख रहा हूँ, पीछे वापस मुड़ के देख रहा हूँ, तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग किया था उस वक़्त. तो मैं थोड़ा-सा डिफर करता हूँ. उस वक़्त तो मैं डिफर नहीं करता था. रिपोर्टर और जर्नलिस्ट इसमें कुछ डिफरेंस है, ऐसा मुझ कुछ मानता नहीं था. मैं बोलता था कि दोनों सेम ही है. उसके बाद मैंने जर्नलिज़्म भी कर लिया. फिर भी मेरा थोड़ा-सा देखने का नज़रिया ये नहीं था कि ये रिपोर्टर और जर्नलिस्ट कुछ डिफरेंट होता है. इसमें कुछ डिफरेंस है, ऐसा मुझे समझ में आता था. मैं बोलता था कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं. तो जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू कर दिया और बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखा, क्योंकि मैं जो थोड़ा था एक डबके में था, थोड़ा सा एक छोटे से पॉन्ड में था. तब मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वही जर्नलिज्म है, अच्छी तरह से है. तो उसके बाद आगे चल के मैंने देखा, जब कुछ अच्छे-अच्छे जर्नलिस्ट को मैंने देखा, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखा, वे ऑफ थिंकिंग देखा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा. मैंने वो सब देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, कुछ तो फ़र्क है उसमें. तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये रिपोर्टिंग छोड़ के अभी कुछ जर्नलिज्म करेंगे.
तो बेसिकली मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रिपोर्टर और जर्नलिस्ट इसमें जो डिफरेंस है, उसके बारे में भी मैं अभी इस मेरे सेशन में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे बात करूँगा। क्योंकि उस वक़्त जब मैं जर्नलिस्ट था तो रिपोर्टर था तो मैंने सुनामी देखा। सुनामी में तब मैं रत्नागिरी में था तो हमें मैं एक पेपर में लोकल एक छोटा-सा पेपर था, उसमें एक एग्ज़ीक्यूटिव एडिटर था। तो उस वक़्त मुझे एक बस्ती से फ़ोन आ गया जो समंदर के किनारे जो बस्ती थी उससे फ़ोन आ गया कि समंदर के पानी को करंट आ गया है। समंदर का पानी अचानक से चला जा रहा है और वापस आ रहा है। अचानक से चला जाए तो मैं बोला कि क्या है? मुझे तो पहले लगा कि कुछ एक ऐसे ही अनसाइंटिफिक कुछ बात बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कुछ लगा तब तक सुनामी वगैरह कुछ मालूम ही नहीं था। बाद में धीरे-धीरे हमने जब मेरे रिपोर्टर को भेजा वहाँ, तो उसने बोला, "हाँ, सर ऐसे ही हुआ है।" तो मैं बोला, "चलो मैं खुद आके देखता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है?" क्योंकि जादू-टोना इन सब के खिलाफ मैं पहले से था। तो जाके देखा तो सही में उस सुनामी के वक़्त जो पानी पीछे जा रहा था समंदर का, उसके बाद अचानक से पानी आ रहा था, उसमें मैंने देखा। फिर आज मैं उस सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरा ऐज के साथ एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है कि और मुझे लगा है कि जो मैंने 12 साल किया है तो शायद मैंने कुछ मेरा बेस किया है और उसके बाद अभी रियल काम करने की ज़रूरत है। तो जो जितने भी अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ हमें लगती है कि जब आज आप जिस ऐज में हो तो उस ऐज में हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है। लेकिन शायद उसके आगे भी कुछ है तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो मैं इस मेरे सेशन में थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि मैं बहुत सारी बातें जो बताता हूँ तो मेरी गलतियाँ बता के बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि गलतियों से मैं ना ही मैं खुद सीख लूँ या मेरे गलतियों से शायद और भी कोई सीखे तो उसका बेनिफिट होगा और मैं मेरा अभी शेयरिंग करता हूँ। होप कि मेरी आवाज़ आप सबकी तरफ सब तक आ रही है। फाइल शेयर हो गई है अवधूत? येस सर, मगर स्लाइड ओके. शो मोड मध्ये हां, नाहीये आता हां, हां. प्रेझेंटेशन. चलो, येस. तो अभी येस. येस. मैं अभी मेरे सेशन को शुरुआत करता हूँ। कुछ स्लाइड्स इसमें है और इसमें बहुत सारा डिस्कशन भी आपके साथ होगा। समय की सीमा है, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि इसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए। मेरा सब्जेक्ट है क्लाइमेट एक्शन रिपोर्टिंग थ्रू प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया मीडिया जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव। आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है जिसके बैकग्राउंड पे मैंने ये लिखा है, ये बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है, पता है किसको क्या है? कौन-सी पिक्चर है? और इसको मैंने क्यों डाला होगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन आप यदि बता सकते हो कि कौन-सी पिक्चर है, कौन-सी जगह है यदि किसी को मालूम है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, यदि मालूम है तो। या फिर मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें शायद समय ज़्यादा जाएगा। ओके, चलो ठीक है, ये अमेज़न नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, ये है साइलेंट वैली की पिक्चर है। ये सॉरी अभी आप रुकिए मैं अभी बोल देता हूँ। ये साइलेंट वैली जो है उसकी पिक्चर है केरला में और इसको मैंने जानबूझ के यहाँ रखा है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इस पिक्चर को मैंने क्यों इसमें डाला है और साइलेंट वैली और साइलेंस का क्या रिलेवेंस है, ये बताने की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूँ। आपके सामने एक सवाल है, व्हिच केम फर्स्ट द चिकन और एग? क्या जवाब है? आपको क्या लगता है? ये थोड़ा फनी लगेगा लेकिन कुछ इसका रिलेवेंस है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चिकन, चिकन, एग, 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 एग। चलो ठीक है। इसका मतलब जिन्होंने भी आंसर दिया है शायद इसके बारे में सोचा होगा। ये चिकन पहले है या अंडा पहले है इसके बारे में सोचा होगा कोई इसका यदि एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो पता नहीं इतना साइंटिफिकली चिकन बोल रहे हैं कोई कोई तो ये एक्चुअली मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है? ट्रूथ का मतलब है कि जिसको जिस तरह से लगेगा उस तरह से ट्रूथ है। तो कोई बोल रहा है चिकन है, कोई बोल रहा है एग है। साइंटिफिकली क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसके इसके लिए यदि हमें परफेक्ट आंसर ढूँढना है, तो हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा, किस तरह से
किस जानवर से क्या-क्या निर्माण हुआ, पहले आदमी कितना बड़ा था, पहले डायनासोर था, फिर या फिर पहले व्हेल फिश था, तो वो उसका क्या था, वो लैंड पे था, फिर पानी में कैसे गया। इस तरह से इवोल्यूशन को देखना पड़ेगा। तो इस ये सवाल पूछने के पीछे ये है कि हमें रीज़निंग करना, इसके कारण को ढूँढना, इसके डीप में जाना, इसके जड़ में जाके उसका आंसर ढूँढने की कोशिश करना। यदि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कभी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अरे! ये नहीं बता सकते कि अंडा पहले क्या मुर्गी पहले।" लेकिन कुछ लॉजिक लगाओगे तो शायद इसका आंसर मिलेगा भी। तो मैं एक्चुअली राइट आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी शायद नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक लॉजिक होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट जो भी है, उसको या जिसको भी क्लाइमेट के बारे में सोचना है, तो उसको पहले सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनाना बहुत ज़रूरी है। उसको जो भी घटना हो रही है, उसके लिए साइंस में क्या बताया है, क्या इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यदि हम इसको सोचेंगे तो आगे जाके हम बता सकेंगे कि अ, हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया को हमें जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करना होता है और जर्नलिस्ट को उस रिपोर्टिंग से निकाल के दुनिया को कुछ देना होता है, गाइडेंस करना पड़ता है, उसको कुछ बताना पड़ता है कि इसका क्या रिलेवेंस है आपके जीवन से, इसको क्या क्या इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि ये सबके लिए एकदम फ़नी क्वेश्चन है कि चक अंडा पहले या मुर्गी पहले। तो इसलिए मैंने इस स्लाइड पे थोड़ा-सा डिस्कस किया। अ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा है, तो मेरे एक जर्नलिस्ट की एक डेफिनेशन है। एक बच्चा है आप सब लोग अभी बड़े हो गए हो तो लेकिन आप भी कभी बच्चे थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ भी कभी बच्ची थी। जैसे सास भी कभी बहू थी तो माँ भी कभी बच्ची थी। इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को अ, बताती है या बाप भी कभी बच्चा था। तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। सवाल क्या होता है? क्या? कब? कैसे? ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं। ये 5W1H व्हाट, वेयर, व्हेन, हू, व्हाई, हाउ इस तरह से बच्चों के सारे सवाल होते हैं। क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है, वो बच्चे का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में वो जानकारी लेना चाहता है। वो दुनिया को उसकी क्यूरियोसिटी होता है, ये क्यों हो रहा है? ये पत्ता क्यों हिल रहा है? ये दिन-रात क्यों हो रही है? तो ये पूछने की कोशिश करता है, बार-बार पूछता है। उसका जो नियरेस्ट सिस्टम है वो उसके मदर, फादर, ब्रदर जो भी घर में ग्रैंडफादर वगैरह, ग्रैंडमदर वगैरह होंगे, वो लोग हैं, अंकल ये लोग रहेंगे। तो उनको वो बार-बार सवाल पूछते रहता है। पहले-पहले तो लोग उसको एंटरटेन करते हैं कि हाँ, हाँ, ये ऐसा है, वैसा है। कुछ भी ऐसे उटपटांग भी सा जवाब दे देते हैं। जैसे पत्ता हिल गया तो बोलते हैं कि बाहर न मत जाना, वो भूत हिला रहा है वगैरह-वगैरह। तो उसके दिमाग में बस भूत बैठ गया। वो बस बच्चे के दिमाग में वही बैठ गया। फिर वो धीरे-धीरे और पूछने लगा, फिर माँ बोलती है कुछ काम होता है, बाप को कुछ काम होता है, तो माँ और पिताजी बोलते हैं कि अरे! बच्चू छोटा है, तेरे को कुछ समझेगा नहीं, छोड़ दे। फिर उसका जो क्यूरियोसिटी का जो आदत है, वो हम उस वो सिस्टम दबा देती है। उसके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, वो सिस्टम दबा देती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जर्नलिस्ट का काम यही है, इतने सारे सवाल पूछना यही काम। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ जर्नलिज़्म के स्टूडेंट को जब मैं बताता हूँ, तो मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा एक जर्नलिस्ट है। हर बच्चा जर्नलिस्ट है, पैदाइशी जर्नलिस्ट होता है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एमबीबीएस करना पड़ेगा आपको, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, लेकिन जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो आप बचपन से होते हो, लेकिन धीरे-धीरे सिस्टम आपके अंदर का जर्नलिस्ट मार देती है और आपको एक सिस्टम में सिस्टमैटिक तरीके से चलो, ऐसे बैठो, वैसे उठो, वैसे ही करो। बस यहाँ हाथ जोड़ो, उधर कुछ भी करो, वो छोड़ो, ये ऐसा मत ये यही सिस्टम। तो इसमें से जो आगे चल के आता है, ये सवालों को दिमाग में रख के जो आगे बढ़ता है, वो अच्छी तरह से जर्नलिस्ट बन सकता है। आज जो हम देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर डिजिटल मीडिया है, उसमें भी हमें ज़रूरत है कि ये 5 सवाल, ये 5W1H 6 सवाल हर चीज़ को पूछना ज़रूरी है। क्या हो रहा है? एक सिंपल सा एक्सीडेंट भी किसी ने बताया, किसी ने बोला कि अरे एक्सीडेंट हो गया, मैंने एक्सीडेंट देखा। या फिर कोई घबराया हुआ आया तो कोई भी पूछेगा, "क्या रे क्या हुआ? ऐसा क्यों दिख रहा है?" तो बोला, "अरे मैंने एक्सीडेंट देखा।" तो क्या देखा? एक्सीडेंट देखा। तो कहाँ देखा? तो मैं जब आ रहा था उस रोड पे देखा। कब देखा? तो अभी देखा।
कौन था एक्सीडेंट में? तो ये फलाना-फलाना एक लड़का था, एक लड़की थी या बच्चे थे, ऐसा था। लेकिन एक्सीडेंट क्यों हुआ? वो बच्चे ने दारू पिया था। और कैसे हुआ? उस गाड़ी ने जाके किसी और गाड़ी को ठोक दिया। ये जो कोई भी आप किसी भी चीज़ को यानी जिसके पास भी ये बच्चा अभी ज़िंदा है जिसके दिमाग में, उसको ज़िंदा रखने का है, तो ये हर चीज़ में, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल हमारा स्टेटस हो, चाहे हमारा सोशल स्टेटस हो, हर चीज़ को यदि हम ये 6 सवाल पूछेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हू, व्हाई और हाउ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते जाएँगे। और जर्नलिस्ट वो होता है कि उसके सवाल ही खत्म नहीं होते। जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से हमें क्लाइमेट को देखना है, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट को क्या देखना चाहिए। जर्नलिस्ट ऐसे होता है जिसके सवाल ही खत्म नहीं हुए। एक सवाल का आंसर मिला तो उसने देखना चाहिए कि आगे इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना वाला है। क्या होने वाला है इसका आगे क्या परिणाम होने वाला है। ये उसको हमेशा यानी वो मैं बोलता हूँ कि कभी सैटिस्फैक्शन उसका नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा थिंकिंग प्रोसेस में रहना चाहिए, तो ही वो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 5W1 एज जो है, उसको अपने दिमाग में हर किसी ने जो भी इस देश का या पूरे वर्ल्ड का जो अच्छा सिटीज़न बनना चाहता है, उसने ये 5W1 एज को अपने दिमाग में डालना चाहिए, आजू-बाजू की चीज़ों को देखना चाहिए, फिर उसको पता चलेगा कि वो भी एक जर्नलिस्ट है। वो भी इस दुनिया के बारे में सोच रहा है, वो भी सोच सकता है और इसमें करियर भी बहुत सारा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि क्या-क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये 5W1H के बाद मैं आता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आप पिरामिड बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो माइका के लोग हैं उसमें देखा होगा, तो मैं ये पूरे पिरामिड में नहीं जाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल है, 193 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है। तो उसमें जो सबसे पहले जो उसका बेस है, ये गोल का बेस है वो बायोस्फीयर है। जिसके लिए हम सोच रहे हैं। तो मैं ये जर्नलिज़्म और जर्नलिस्ट और क्लाइमेट के बीच में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्यों लाया मैंने? कि हर कोई बोल रहा है दुनिया के 193 कंट्रीज़ जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, बोल रहा है कि हमें डेवलपमेंट करनी है लेकिन वो सस्टेन करनी है। लेकिन वो डेवलपमेंट करते वक़्त हमें हमारा बेस क्या है? बायोस्फीयर है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, क्लीन एंड ग्रीन यानी शुद्ध पानी और स्वच्छता और क्लाइमेट एक्शन। यदि ये बायोस्फीयर टिक पाया, तो ही ऊपर का सोसाइटी, इकोनॉमी और जो है ना, वो सब चलेगा। तो ही बड़े-बड़े कारखानदार बनेंगे। यदि ये बायोस्फीयर नहीं बचा, हालाँकि उसके लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं, तो ये नहीं बचा तो ऊपर के कोई किसी भी चीज़ को कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मेरे कितने जर्नलिस्ट को मालूम है, पता नहीं। बहुत सा अभी एक जर्नलिज़्म में शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट जर्नलिज़्म एक विंग है जर्नलिज़्म की। जैसे कल्चरल डेवलप जर्नलिज़्म है, कोई फॉरेस्ट में जाएँगे उसका जर्नलिज़्म, तो ये डेवलपमेंट जर्नलिज़्म जो भी है डेवलपमेंट की तो उसका एक डेफिनिशन ऐसा है कि एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन करना है, सबटल इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना, ऐसा हुआ नहीं, तो क्यों हुआ? हमेशा लोग बोलते हैं कि कुत्ता काटने से यदि जर्नलिज्म में एक डेफिनेशन बताई जाती है कि यदि एक कुत्ता इंसान को काटता है तो ये नॉर्मल है, न्यूज़ नहीं हो सकती है। लेकिन इंसान कुत्ते को काटता है तो न्यूज़ हो सकती है, तो ये ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जर्नलिज्म बोल रहा है कि कुत्ता किसका था? कि कुत्ते ने क्यों काटा? कुत्ते कुत्ते को क्या बीमारी थी क्या? कुत्ता काटने के बाद उसको दवा के लिए मेडिकल स्टोर में या फिर पीएचसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसके डोसेस है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस तरीके से तो ये जो हमारे स्टेट डॉग है, वो क्यों भटक रहे हैं? तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेशन के पास क्या प्रावधान प्रावधान है? लॉ में क्या बताया है? ग्राम पंचायत का क्या रोल है? ये सारी चीज़ें इसका इंटरप्रिटेशन ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म करता है हर चीज़ का और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट जर्नलिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं ये नेगेटिव ही है। तो मैंने ये नीचे एक लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है ऐसा क्रॉस करके लिखा है कि ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म बैलेंस नहीं देखता है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कंसेंसस नहीं बोलता है, इम्पार्शियलिटी नहीं मानता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं मानता है, वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं। वो बोलता है जो है फैक्ट बताओ, उसके आगे क्या परिणाम होंगे ये बताओ, सिर्फ गुड़ी-गुड़ी नहीं चलेगा।
ये गुड़ी-गुड़ी वाला जर्नलिज्म तो अब अभी मैं उसमें आऊँगा, चल रहा है। तो इससे हमारा क्लाइमेट को हम नहीं कर पाएँगे। नहीं तो ये बोलेंगे बैलेंस करो, नहीं-नहीं रोड भी बननी चाहिए, लेकिन जंगल कैसे तोड़ेंगे? इतने बड़े पेड़ हैं, तो पेड़ रोड नहीं बनेगा तो फिर कैसे होगा? इस तरह से बैलेंस नहीं। आपको यदि रोड बनानी है बनाओ, लेकिन पेड़ भी लगाओ, कुछ उसका कुछ रिप्लांटेशन कर सकते हो तो करो, और कुछ करना चाहते हो तो करो, कुछ उसको कर लो, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्या परिणाम होगा क्लाइमेट पे, ये भी बताओ। दैट इज ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ये बोलता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना है और सिंसियर एसोसिएशन विद ग्रास रूट लेवल। ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म बोलता है कि ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को देख भी रहा हूँ कि शायद ही उन्होंने कभी गाँव देखा होगा, या गाँव गाँव देखा भी होगा, लेकिन गाँव के प्रॉब्लम्स शायद ही मालूम नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। जो मैं सिर्फ एक ब्रीच करना चाहता हूँ कि यदि आपने स्लम में काम किया है, स्लम में रहते हो, तो स्लम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सिटी में, सेम प्रॉब्लम्स गाँव में भी है। वही प्रॉब्लम्स है। पानी की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लाइफ की प्रॉब्लम है, अर्निंग की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम सिर्फ ठिकाना बदला है। थोड़ा बहुत ज्यादा ये गांव में थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, सिटी में वो भी स्कोप नहीं है, ये सारी चीजें हैं, वो प्रॉब्लम्स है। लेकिन बेसिक जो है वो वही है, इसलिए हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट है जी, जर्नलिस्ट बनने के बाद वो एकदम हाई लेवल के लोगों के साथ अपना उठना बसना ठीक समझते हैं, उसके बहुत सारे उनके मजबूरियां है या फिर कुछ जो भी कारण है, तो उससे जर्नलिज्म नहीं हो पाएगा। उसमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन जिस कॉज के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट कोई कॉज लेके आता है, उसमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, उसका पैशन होता है। तो वो एक कॉज लेके आता है, तो उसके लिए उसको जो सच है, उसको जो लगता है, उसके साथ जो डेटा है, उसको हर किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा। जैसे मैं अभी समझता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं क्या डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। लेकिन जर्नलिस्ट को यदि कुछ सवाल पड़ता है, सवाल उसके दिमाग में आता है, तो उसको उसका आंसर लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए इसको क्या-क्या होता है। एक डॉक्टर को मिलके उसका सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो और 4 डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, उसको गूगल भी करना पड़ेगा, उसको रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे, इस तरह से उसको स्टडी करना पड़ता है। इसलिए जर्नलिस्ट को यह बोलते हैं कि मास्टर ऑफ वन, ऐसा बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल, यानी वो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ वन। लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ नन, लेकिन मैं बोलता हूँ किसी एक चीज में उस वो मास्टर होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपको इस फील्ड में अपना करियर भी करना है, यदि बच्चे हैं या कुछ पेरेंट्स भी है यहाँ और वो देखते हैं कि इसमें है, तो उनको जरूरी नहीं कि साइंस बैकग्राउंड ही हो। साइंस बैकग्राउंड यदि है तो बहुत अच्छा है। मेरा कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं 12th में साइंस छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा क्लाइमेट अलग था। तो मुझे लगा कि नहीं, अरे साइंस में जाऊँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन आगे चल के अभी जब मैं देख रहा हूँ, तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि चलो कम से कम 12th तक मैंने साइंस किया, उसका कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ तो समझ में आ रहा है। तो उसको मैं एक्सटेंड करूँ ना करूँ वो मेरे पे है, लेकिन मैं यदि जर्नलिस्ट यदि अच्छा है, तो उसको ज़रूर नहीं कि वो डॉक्टर हो, ज़रूर नहीं कि इंजीनियरिंग हो। मैं जब अभी मेरा ज़िक्र हुआ जो इंट्रोडक्शन देते, जल स्वराज में मैं काम कर रहा, तब तक मैं इंजीनियर लोगों के साथ डील करता था। उसके पहले जर्नलिस्ट जब था तब। लेकिन मालूम नहीं था कि उसका एमबी जो होता है, उसका फुल फॉर्म ना मालूम नहीं था। वो मैं बोलता था कि मनी बुक, वो मनी बुक नहीं है, वो मेज़रमेंट बुक है। ये भी मुझे मालूम नहीं था जब मैं जर्नलिस्ट था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने दिमाग को ओपन करके नई-नई चीज़ें सीखना, जो मुझे नहीं आता है, जो मुझे आता है शायद वो वही सही है क्या? ये भी मुझे टटोलना पड़ेगा, तो ही मैं आगे जाऊँगा। तो डेवलपमेंट जर्नलिज़्म, यदि जिसको भी क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट की तरफ देखना है, तो उसको डेवलपमेंट जर्नलिज़्म समझ लेना चाहिए, और उस हिसाब से इस डेफिनिशन को, इसको दिमाग में रख के हमें यदि कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से डेवलपमेंट जर्नलिज्म कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे 1-2 आर्टिकल का क्लाइमेट पे लिख दे, कोई एक अवार्ड मिल गया कि हो गया क्लाइमेट जर्नलिस्ट, ऐसा तो हो सकता है, हो नहीं हो सकता ऐसा नहीं, होता भी है। लेकिन उससे कुछ मेरे इस जो पृथ्वी को, जिस रीज़न के लिए हम सब ये कर रहे हैं, इस ज़मीन को, इस बायोस्फीयर को हमें यदि बचाना है, तो हमें इसको अपनाना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा, इस पर्सपेक्टिव को हमें अपनाना पड़ेगा।
मैं देख रहा हूँ कि एक ये सेशन के लिए मैं कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, गूगल बाबा को कुछ सवाल पूछा, तो उसमें से एक आया कि इंडिया में एनवायरमेंट जर्नलिज्म को कितना स्कोप है, कितना कवरेज है, प्रिंट मीडिया में कितना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितना है, या जो टीवी मीडिया है उसमें कितना है। तो 2009 में मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल न्यूज जो है उसके लिए 20% कवरेज था टीवी में। 2009 का डिटेल है। और उसमें एनवायरमेंट जर्नलिज्म जो न्यूज आर्टिकल फीचर्स जो भी आता था वो ओनली 1.53 1.53 1.53 था। और 2010 में इनका ही है, सीएमएस का ये रिपोर्ट है, उनका ही कहना है कि स्पोर्ट्स को उन्होंने उस वक्त शायद पॉलिटिक्स का दिया नहीं है रिपोर्ट, मुझे मिला नहीं। तो स्पोर्ट्स में कवरेज कितना था, तो 17.93 इतना परसेंट स्पोर्ट्स को है, और एनवायरमेंट को सिर्फ 1.29। तो ये हमारा नजरिया है, ये 2010 तक है। बाजू में 2014 का नंबर है, तो उसके सामने एक सवाल है। तो मैंने बहुत सर्च किया 2014 में एनवायरमेंट में कितने न्यूज आ गए, प्रिंट में कितने आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में टीवी में कितने आ गए। तो उसके सामने हर कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और एक ही मिला कि 2014 के बाद पूरा पॉलिटाइजेशन ने पूरा कवर किया है, पॉलिटिक्स ने मैक्सिमम स्पेस जो है टीवी मीडिया का और न्यूज़पेपर का कवर किया है। तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट पीछे पड़ा है। G20 हो गया, क्लाइमेट एक्शन के बाद हमारा क्लाइमेट ट्रीटी हो गया, तो उसके पेरिस ट्रीटी हो गया, तो उसके न्यूज आ रहे। तो ऐसे इक्का दुक्का न्यूज आ रही है, तो उसका जो परसेंटेज वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। तो ये यदि रियलिटी है, तो ये कितने सारे लोग जो जर्नलिस्ट आज हमारे देश में है, उसमें से कितने परसेंट लोग, ये अभी बताना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि कितने परसेंट लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी जानते हैं और उसका महत्व जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं जो भी अभी स्टूडेंट है हमारे बर्निंग यूथ जो है, वो बर्निंग एज में जो यूथ है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आंखें, हमारे कान, हमारा सब पूरे जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, उनको हमें सेंसर है हमारे पूरे एक्टिव करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा हमारे आजू बाजू क्या है। अभी सोशल मीडिया है, गूगल है, और बहुत सारी चीजें अपडेटेड आते रहते हैं, दुनिया भर से हम लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा कि हमारे मीडिया में मैं अभी एक भी सवाल पूछने वाला था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। मैं पूछने वाला था कि आप में से कितने लोग पेपर पढ़ते हो, आप में से कितने लोग टीवी देखते हो, टीवी पे क्या देखते हो, ये भी है। तो हमें खुद को सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इंटरेस्ट लेता हूँ पेपर पढ़ने में, क्या मैं एनवायरमेंट की न्यूज ढूंढता हूँ, या मेरा कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, या मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, या मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मुझे सोचना पड़ेगा। यदि पढ़ने वाले नहीं होंगे, पढ़ने वाले पॉलिटिक्स पढ़ने वाले होंगे, क्राइम पढ़ने वाले होंगे, स्पोर्ट्स पढ़ने वाले होंगे, तो मीडिया भी वही देगा। मीडिया भी वही देगा, उसको भी टीआरपी करना है, उसको भी उसका सेल बढ़ाना है, तो इसीलिए वही देगा जो मसालेदार होगा। तो ये इसका हमें भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे भी है, जो कुछ मैगजीन ऐसे है जो इसके लिए डेडिकेटली काम कर रहे हैं, अपने भारत में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छे लोग कर रहे हैं। मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताऊंगा महाराष्ट्र की। एक पत्रकार ने क्या कर दिया, हम कर सकते हैं, हम में कैपेसिटी है। शायद हमारा सराउंडिंग कुछ मैनिपुलेट हुआ है या कुछ और हुआ है, इसलिए शायद हम नहीं कर रहे, या फिर हमें इसकी जानकारी नहीं कि हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सेशन के माध्यम से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा आपके दिमाग में डालूं कि इस तरह से इसको, क्लाइमेट को आप देखो कि किस तरह से हम कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया एक माध्यम है। आप जिस सेंचुरी में अभी काम कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ा ये माध्यम आपके हाथ में है। उस माध्यम से भी आप छोटे-छोटे इश्यू इसको रेज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इसके बारे में बताइए, क्या लगता है आपको? ये पिक्चर देखने के बाद? थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूँ। एक कोई कमेंट करके बताइए। ये पिक्चर देखने के बाद क्या लगता है? क्या इसका क्लाइमेट से क्या रिलेवेंस है? वाटर स्कैरिसिटी, वाटर प्रॉब्लम, ठीक है, वाटर क्राइसिस, वाटर कंजर्वेशन, वाटर शॉर्टेज, ओके, ठीक है। तो वाटर 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 एवरीवेयर। तो इस चीज को हम वाटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी देखिए, इसमें जेंडर भी है। एक क्लाइमेट क्राइसिस यदि है, वाटर स्कैरसिटी है, क्लाइमेट क्राइसिस है, ठीक है,
लेकिन इस क्लाइमेट क्राइसिस को ह्यूमंस के साथ किस तरह से हम जोड़ सकते हैं? हम किस तरह से इसको देखना चाहिए? जर्नलिस्ट क्या देखेगा? क्या देखना चाहिए? एवरी स्टेप्स, ये देखिए, एवरी स्टेप अ गर्ल टेक्स टू कलेक्ट वाटर इज अ स्टेप अवे फ्रॉम लर्निंग, प्ले एंड सेफ्टी। ये सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी नहीं है, इसके साथ वो लड़की की सिक्योरिटी है, वो लड़की का जीना है, उसका स्कूल है, उसका एजुकेशन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बोल रहे हैं। यदि क्लाइमेट में क्राइसिस हो जाएंगे, क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है, वाटर स्केर्सिटी आ जाएगी, तो मेरी बच्चियां, मेरी महिलाएं पानी के लिए दर दर घूमेगी। और ये कॉन्सिक्वेंस जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से इसको इसी तरह से देखना पड़ेगा। कोई भी चीज उठाइए, कोई भी, मैं बहुत सारे आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसका मेरे क्लाइमेट से क्या रिलेवेंस है ये भी मैं लगा सकता हूँ। ये एक सिंपल सी चीज, हम इसको बोल सकते हैं कि पानी क्यों नहीं है, ये ठीक है, लेकिन पानी नहीं होने के वजह से क्या हो रहा है ये भी हमें बताना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए जर्नलिस्ट का। तो ये बताने के लिए मैं ये पिक्चर आपको बताया। अब एक आपके सामने एक पिक्चर आ रहा है, स्लाइड आई होगी कि पॉपुलेशन का एक रेशो मैंने निकाला एक बुक से। वो बिफोर 3 मिलियन ईयर हमारा पॉपुलेशन था, बहुत स्मॉल और स्कैटर्ड था। मैं अचानक से पॉपुलेशन पे क्यों आया ये भी बताऊंगा। बहुत स्कैटर्ड था। और एडी 100 को देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन, पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 300 बिलियन मिलियन हो गया। 1750 में 760 मिलियन हो गया। 1800 में 1 बिलियन हो गया। तो बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ रहा है। तो 20th सेंचुरी में, आप यदि 20th सेंचुरी को देखोगे तो हमारा पॉपुलेशन स्टार्टेड विथ 1.6 बिलियन और एंडेड विथ 6.1 बिलियन। तो 5 बिलियन लगभग एक सदी में बढ़ा। और टुडे वी रीच टू 8 बिलियन। तो 8 बिलियन में पहुंचे। यदि हम 50 साल की बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो इतना सारा पॉपुलेशन आने के बाद क्या क्राइसिस नहीं बढ़ेगा? इतने सारे लोग आएंगे, इनकी पानी की जरूरतें, इनके खाने की जरूरतें, इनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। इसमें बीमारियां, ये सारी चीजें आएंगी। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जो जमीन है, पृथ्वी की जमीन जितनी है वो उतनी ही है। रिसोर्सेज जितने हैं वो कम होते जा रहे हैं, हम कम करते जा रहे हैं। तो इसको भी, पॉपुलेशन को भी हम एक बड़ा चैलेंज मान सकते हैं क्लाइमेट के लिए। क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में पॉपुलेशन कम हो रहा है, और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड वाइड इज डिक्रीजिंग, और इंडिया का ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो रहा है। हम टॉप कर दिया है। तो पॉपुलेशन बहुत हो गया, फिर रिसोर्सिस पे लोड आएगा, रिसोर्सिस मैनेजमेंट का इश्यू आएगा, फिर हम जंगल काटेंगे, रहने के लिए जगह बनाएंगे। इस तरह से ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड। तो कोई भी सब्जेक्ट, एंड जैसे हम बोल रहे हैं कि पत्रकार को कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं है, अनटचेबल नहीं है, वैसे ही क्लाइमेट के एक्टिविस्ट जो भी है, जो इसमें काम करियर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी इंसान के लाइफ से जुड़ा हुआ या बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट अछूत नहीं है, अछूता नहीं है। हर चीज में आप उसमें देख सकते हो। ये देखिए, बायोडायवर्सिटी के बारे में अभी मैंने बोला, तो ओनली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया है, और इंडिया में तो उसके अंदर 7 to 8% ग्लोबली रिकॉर्डेड स्पेसीज है, और 18% इंडिया, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 18% इंडिया का है। तो इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो इस सारी चीजों के लिए जर्नलिस्टिक एटीट्यूड रख के या पर्सपेक्टिव रख के हम किस तरह से लोगों को कुछ अवेयरनेस कर सकते हैं, ये सारी हमें सोचना पड़ेगा। ये मेजर करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो आपको सबको मालूम है। ये 13 मैंने किसी थीसिस से इसको ले लिया। एक पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओवर पॉपुलेशन है जो मैंने बात बताई, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन है, वेस्ट डिस्पोजल है। वेस्ट डिस्पोजल पे बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान हर दिन में 200 का ग्राम 200 ग्राम वेस्ट जनरेट करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2007 का गाइडलाइन में लिखा है। हर इंसान हर डे 200 ग्राम यदि वेस्ट जनरेट करता है, तो इंडिया का 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना जनरेट हो रहा है वेस्ट।
तो वेस्ट डिस्पोजेबल भी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे जो मीथेन निकलता है, मीथेन की वजह से आपको मालूम है ग्रीन हाउस गैस है मिसे मीथेन। और टोटल जो एक दिन एक रिपोर्ट जब भी अभी मैंने पढ़ा है कि उसमें 18% ऑफ ग्रीन हाउस लोड जो है वो मीथेन शेयर करता है। 18% मीथेन जो हमारे ये सॉलिड मीथेन का जितना भी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में निकलता है, जनरेट होता है, उसमें से 18% शेयर हमारा ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से निकलता है। तो इसलिए हमें इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा एक गाँव वाला जर्नलिस्ट भी यदि उसको क्लाइमेट के में काम करना है, वो ज़िंदगी भर भी ये काम करेगा, मीथेन को कंट्रोल करेगा, तो भी ये 18% जो मीथेन इमिशन इससे हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये लाइफ का मिशन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी बायोडायवर्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन है, ओज़ोन लेयर डिप्लेशन है, एसिड रेन है, ये 13 ऐसी चीज़ें हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट के प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने इर्द-गिर्द हमारे आजू-बाजू देखेंगे तो जो कचरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो कचरा है गाँव-गाँव में ऐसे मिलता है, तो उससे हवा में मीथेन जाता है और पानी में नाइट्रेट जाता है। इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक बीमारी होती है। ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चा तो पैदा होता है, यदि वो नाइट्रेट के कंटेंट यदि पानी में जाते हैं, पानी कंटेमिनेट होता है और माँ पीती है, यदि प्रेग्नेंट है और वो पीती है, तो होने वाला बच्चा ब्लू कलर का हो जाएगा। वो जिंदा ही नहीं बचता है क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए वो रेड नहीं दिखता है, ब्लू दिखता है। तो मेरे लाइफ में मैंने ऐसे 3 एग्ज़ाम्पल देखा है जहाँ ब्लू बेबी हमें देखा। मैं जब 6वीं कक्षा में था तो हमारे स्कूल में हमें बताया गया कि हमारे एक टीचर थे, उनको नीला बच्चा हो गया। तो हम लोग बच्चे बहुत खुश हो गए, अरे चलो नीलकंठ देखने मिलेगा। फिर हमने देखा, शाम को जब देखने गए तो पता चला कि मर गया। फिर मैं अभी एक ट्रेनिंग लेता हूँ एमडीएस कैडर के लोगों का कुछ ऐसे गवर्नमेंट के माध्यम से, तो उस ट्रेनिंग में मैं जब ये बता रहा था तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर बोला कि सर मेरा ही बच्चा ब्लू बेबी था, वो मर गया। एक आशा वर्कर बोली परभनी वाली, वो बोल रही सर मेरा मैंने एक बच्चे को, हमारे गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ था ऐसा। तो ये रेयर ऑफ द रेयर है, लेकिन ये है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का हम कंट्रोल यानी ये कचरे से क्लाइमेट और हमारी आने वाली जनरेशन को भी धोखा है। जर्नलिस्ट ने इस एंगल से भी बात करनी पड़ेगी, लोगों को ये बातें समझानी पड़ेगी। ये सामने कौन सा फिश है पता है आपको? लिखिए कौन सा फिश मालूम है तो? नो। चलो शायद नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं थाई मांगूर, कैटफिश। यस, ये थाई मांगूर नाम का फिश है। ये इंडिया में 1996 में लाया गया और ये इस तरह से फिश है क्योंकि ये पानी में डालने के बाद ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। पानी में जितना भी जो भी मिलेगा खा के बड़ा होता है और इसमें ज़्यादा पैसा भी मिलता है। ये इसका यदि इसको ब्रीड करते हैं और इसको मार्केट में लेके जाते हैं व्यवसाय के लिए, तो ये बहुत अच्छा कीमत भी देता है, इसलिए इसको लाया गया। लेकिन 96 में लाने के बाद 2000 तक पता चल गया कि ये थाई मांगूर ह्यूमन के लिए तो हार्मफुल है ही, खाने के बाद ये बायोडायवर्सिटी को भी डैमेज करता है। हमारे इकोसिस्टम को डाइवर्ट करता है, डैमेज करता है। क्योंकि ये पानी में छोड़ने के बाद पानी में जितने भी छोटे-मोटे अलगी जो फिश जो भी है, सबको खाता है और ये तुरंत बड़ा हो जाता है। ये इसका एक ही तरीका है, मैं अकेला ही खाऊँगा, ना किसी को खाने दूँगा। ये इस तरह की इसका तरीका है। तो ये इसलिए गवर्नमेंट ने 2000 में इसको बैन लाया, इसको बैन कर दिया। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में ये थाई मांगूर चोरी-छुपे मिलता है। अभी सोलापुर में एक पुणे से एक ट्रक जा रहा था, उसको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। इसमें शायद 25 एक लाख का ये थाई मांगूर था। उसमें गाड़ी गाड़ी का कीमत पकड़ के 25 लाख कुछ ऐसा था, उस पेपर में न्यूज़ भी आया था। तो ये इस तरह से हमें ये जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन से फिश आ रहे हैं। कल्टीवेशन हो रहा है, ब्रीडिंग हो रहा है, तो ये कौन से फिश हुआ रहे, थाई मांगूर तो नहीं है। ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा जागरूक रहना चाहिए, आँखें खुली रखनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि पत्रकार ये वॉच डॉग होता है, वॉच डॉग होता है। ये वॉच डॉग ने हमेशा जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो ये फिश खाएगा और वो भी मरेगा। ये थाई मांगूर है। फिर ये देखा आपने कि ये जलपर्णी है। ये क्यों होता है पानी में? ये इसलिए है क्योंकि गाँव का जो लिक्विड वेस्ट है,
जिसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं, वो ग्रे वाटर पूरा जैसे कि वैसे पानी में छोड़ा जाता है। सिटीज में ये देखने मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, गांव में थोड़े थोड़े तालाब है उसमें भी आएगा। तो हमारे एनवायरमेंटल जर्नल, क्योंकि ये पानी में आएगा तो पानी डेड हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1 हेक्टर में 40 करोड़ जल पर्णी के झाड़ होते हैं। ये वाटर जो ट्रीज है ये 40 करोड़ होते हैं। तो ये यदि पानी में जाते हैं तो उसका फिश खत्म हो जाएंगे, पानी खराब हो जाएगा, सब प्रॉब्लम हो जाएगी क्लाइमेट के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन इसमें इस नदी में नहीं है, इसका सोल्यूशन गांव में है, सिटी में है। उनको बताना पड़ेगा कि भाई इसको कंट्रोल करो, आपका जो वेस्ट का वाटर है ये पानी में नहीं जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लाइमेट का के लिए पत्रकार देख सकता है। ये तो आपने शायद देखी होगी पिक्चर, द ग्रेट पैसिफिक पैच। ये पैसिफिक महासागर में इस तरह से एक प्लास्टिक का पैच दिखा, ये नेट से मैंने डाउनलोड किया। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक तो समंदर में नहीं पैदा हुआ ना, तैयार हुआ, ये ह्यूमन ने तैयार किया, ह्यूमन ने तैयार करके समुद्र में भेजा है। तो हमारा लाइफ बिलो वाटर भी डेंजर में है, और लाइफ अबव वाटर भी डेंजर में है, और लाइफ ऑन लैंड भी डेंजर में है। हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इसलिए क्लाइमेट को धोखा है। तो हमारे लिए जर्नलिस्ट को इन सारी चीजों को बताना पड़ेगा लोगों को, देखो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इसमें क्या ऐसा बताया गया है, किसी वेबिनार में ही मुझे बताया गया था कि, यानी सारे वेबिनार में बताया, तो मैंने सुना कि हर आदमी, यदि आज की तारीख में हर आदमी हर हफ्ते में 5 ग्राम प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करता है। ये पानी के माध्यम से होगा या हवा के माध्यम से होगा, डायरेक्ट जाकर कोई प्लास्टिक नहीं खाएगा, या प्लास्टिक की इसमें खाना खाएगा तो प्लास्टिक भी जाएगा, प्लास्टिक गर्म करके खाएगा तो भी जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी कि पत्रकार को इस तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे देश में पत्रकार सब पॉलिटिकल न्यूज को कवर करने के लिए मजबूर है या फिर जो भी है, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज को कवर करने के लिए वो जॉब कर रहे हैं। पहले तो पत्रकारिता, जब हम पत्रकारिता का हिस्ट्री देखेंगे, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, तो फ्रीडम फाइटिंग के लिए हुआ था, फिर सोशल चेंज के लिए हुआ था, सोशल रिफॉर्म के लिए जर्नलिज्म हुआ था, फिर आ गया कुछ डेवलपमेंट के लिए जर्नलिज्म आया। धीरे धीरे हमारा जर्नलिज्म का भी पॉलिटाइजेशन होने के बाद मीडिया हाउस जो है, सारे पॉलिटिशियंस, बड़े व्यापारी, उद्योजक, उन्होंने खरीद लिए, और पूरा अभी जर्नलिस्ट फील्ड का सत्यानाश हो गया। लेकिन सोशल मीडिया ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इन चीजों को हमें बताना ही पड़ेगा। ये जब तक हम नहीं बताएंगे, हम हमारी क्लाइमेट की सेवा नहीं कर रहे, हमारे बायोस्फीयर को हम सेव नहीं कर सकते, आने वाले जनरेशन को हम मुंह नहीं दिखा सकते। ये देखिए, ये क्या है, शक्कर खाते हो? जितने भी लोग शक्कर खाते हैं, शायद ये देख मैं बताऊंगा तो उनमें से कोई शक्कर खाना छोड़ देंगे। छोड़ना चाहिए शक्कर खाना लोगों ने, क्लाइमेट के लिए जिसको काम करना है। ये हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट के फोटो है, ये आज, ये लेफ्ट वाला फोटो आज का है। शुगर केन फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है डायरेक्ट वाटर में छोड़ा जाता है, कृष्णा नदी में छोड़ा जाता है। ये हर साल का चित्र है। ये ऐसे फिश मरते हैं वहां पे, हर रोज, हर रोज ये होता है। अभी बारिश में पूरा पानी बह रहा है तो मरे हुए फिश नहीं देखते, धूप में पानी कम है तो फिश मरते हैं। हम शुगर खाते हैं, हमारी लस्ट है शुगर खाने की, हमें पसंद है शुगर खाना, लेकिन इनका फिगर खराब हो रहा है क्लाइमेट का। जर्नलिस्ट इस पे बात करनी चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे पास, क्या वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी किसी के कंट्रोल में है? तो यहाँ हमारा जर्नलिस्ट जगह होना चाहिए, उसने सवाल पूछने चाहिए, उसने लोगों को इसके खिलाफ खड़ा करना चाहिए। क्रिएट, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं है। क्या इतना पैसा यदि शुगर केन फैक्ट्री कमा रही है तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? क्यों हमारी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं? क्यों हमारी वाटर बॉडीज कंटेमिनेट कर रहे हैं? ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, कि दुनिया का लगभग 50% पॉपुलेशन 65 किलोमीटर पेरी पेरी में पानी के रहता है, पानी के 65 किलोमीटर के पेरी पेरी में रहता है। पूरी दुनिया ही पानी के लिए हो रही थी। अभी बोल रहे कि तीसरा वर्ल्ड वॉर आएगा पानी के लिए, नहीं, पहले से पानी के लिए ही झगड़े हो रहे थे। ये पानी हमारा है या तुम्हारा है, उसके लिए झगड़ा हो रहा था। टोली जब थी, हम जब ग्रुप्स में घूमते थे, हमारे सैपियंस, तो पानी के लिए झगड़ा होता था, और हम पानी ही खराब कर रहे हैं। तो ये हमें इस तरह से जर्नलिस्ट को देखना पड़ेगा। ये फोटो मैंने नहीं निकाली, मेरे दोस्त ने मुझे शेयर की है, रमेश उनका नाम है, उनका नाम भी दिया। तो ये डेंजर सिचुएशन है। तो जर्नलिस्ट को, ये जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को देखो, सिर्फ आप फोटो निकाल के भी बता सकते हो,
इसका वीडियो करके भी बता सकते हो। एक गणपति विसर्जन पे बहुत बड़ी वीडियो किसी ने बनाई थी कि किस तरह से हम पानी में, फिर उसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति को बैन वगैरह कर दिया गया। किस तरह से वो टूटी मूर्तियों को खराब करता है, पानी कंटेमिनेट होता है। तो ये सब बातें करेंगे, उसमें कल्चर नहीं है। ये नेचुरल है, तो नेचर को बचाने के लिए थोड़ा कल्चर को भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि अंडा पहले या मुर्गी पहले। उसका कारण यही था कि हम जब सोचेंगे नहीं तब चलेगा नहीं। दुनिया, आज हम चंद्रयान पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या जब अभी भी ग्रहण लगेगा तो हम बोल रहे हैं कि बाहर मत निकलो। हमारे साइंस टीचर, एक जो अपने महाराष्ट्र में केस हुई, आपको पता है कि नहीं पता नहीं। एक टीचर थी, उसको एक टीचर थी, उसको वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ग्रहण जब लगा तब उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गए घर के लोग, क्योंकि ग्रहण के वक्त बाहर नहीं निकलते, इसलिए उसको घर पे ही कर दिया, तो बेचारी मर गई टीचर। तो ये थोड़ा हमें मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को वो किसी को कड़वा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे, वो ठीक है, लेकिन जो है, इसलिए मैंने डेवलपमेंट जर्नलिज्म की पहले डेफिनेशन बता दी है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। प्रणव गायकवाड़ जी, मुझे लगता है कि मैं आपका लास्ट में क्वेश्चन आंसर में सवाल लूंगा। शायद आपने कुछ हैंड रेज किया है। लास्ट कुछ टाइम रहेगा तो टाइम है बचा हुआ, तो उसमें कर देंगे। ये आपने बहुत सारे पिक्चर देखे हैं कि ये दिल्ली में एक फायर हुआ था। ये जो कचरा हम जमा करके रखते हैं, कूड़ा कचरा, तो उसमें जो मीथेन होता है वो ज्वलनशील होता है। तो उसके वजह से ये 1 महीने तक चली थी फायर वहां पे, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट से रिलेटेड, तो जर्नलिस्ट को सिर्फ इसको रिपोर्ट नहीं करना है, इसके कॉज में जाना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉज है, तो इस तरह से करना पड़ेगा। ये आप दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, वो है रायगढ़ में अभी हाल ही में हुआ था, इरसालवाड़ी में, वो जो लैंड स्लाइडिंग हुआ था उसका है। और थर्ड वाला जो है कोल्हापुर का है, जो फ्लड आया था मुझे लगता है 2020 में वगैरह, तो उस फ्लड का है। तो ये सारे हमारे डिजास्टर तो है। ये डिजास्टर होने के बाद रिपोर्टिंग करने के पहले, हमें लगता है कि डिजास्टर होने के पहले कुछ बताना पड़ेगा। लोगों को, जर्नलिस्ट को बताना पड़ेगा, भाई ये कर रहे हो, उसके इम्पैक्ट ये होगा। ये देखिए, ये पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड किया है। ये प्लास्टिक का इम्पैक्ट है। ये ऐसा ह्यूमन का बॉडी, आप इमेजिन कीजिए। पत्रकार को बताना पड़ेगा लोगों को कि ये अभी बर्ड तो मर गया है, ये हमारे बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है, ये हमारे साथ में पृथ्वी पे आ गया है, शायद हमारे पहले, लेकिन ये मर रहा है प्लास्टिक खा के, तो हम भी मर सकते हैं। तो हमारे भी ये पिक्चर हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीजों पे ध्यान में देना पड़ेगा। तो मैं एक आपके साथ एक बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करता हूँ। ये शायद पिक्चर आप में से किसी ने नेट पे देखी होगी, तो पहचान भी सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है धोंडीराम महादेव मोहिते और सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। शायद ये सागरेश्वर जो अभयारण्य है, ये मैन मेड है। ये कड़ेगांव बोल के है सांगली में, उसमें मैडमेर, उसका हिस्ट्री ये है। ये मोहिते जो है, उनकी ये स्टोरी है। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि एक जर्नलिस्ट क्या कर सकता है, इसने यदि उसने थाना, ये जर्नलिस्ट थे। किर्लोस्कर बोल के एक मैगजीन चलता था, किर्लोस्कर कंपनी का, उसमें ये जर्नलिस्ट थे। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ जर्नलिस्टों को ताड़ोबा के अभयारण्य में लेके जा ट्रिप के लिए लेके गया। तो ये गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट का हमेशा एक प्रयास होता है कि जर्नलिस्ट को कुछ अच्छी चीजें बताए, उससे कुछ फायदा हो। लेकिन अभी थोड़ा उसमें अब ज्यादा नहीं जाते कि कुछ हो गया है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ पत्रकारों को ताड़ोबा लेके गए थे। ताड़ोबा लेके जाने के बाद सारे संपादकों को लेके गए थे एक्चुअली। लेकिन उस वक्त जो किर्लोस्कर थे, इसके संपादक थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाता हूँ। उसको धोम तू जा, उसको धोमो ही बोलते थे, धोम तू जा। तो वो चले गए। उनको जाने में थोड़ा देर हो गई, तो पहले जो संपादक गए थे, तो वो पहले निकल गए, ये पीछे रह गए। तो वहां गार्ड ने उनको रोक दिया, फिर वो वेरिफिकेशन, ये वो बहुत झमेला हो गया। तो वो जब डिस्कशन चल रहा था, तो उनके दिमाग में कुछ आ रहा था, दमो के दिमाग में कुछ आ रहा था। फिर वो पूरा उन्होंने ताड़ोबा घूम के, जब ताड़ोबा घूम रहे थे, तो उनके दिमाग में कड़ेगांव बोल के जो एरिया है, जो सांगली में है, वहां एक सागर सागरेश्वर का डोंगर था, एक पहाड़ी थी, जिसमें पूरी बंजर थी, कुछ भी नहीं था, झाड़ नहीं थे, कुछ नहीं था, ये नहीं था, कुछ नहीं था।
तो इनके दिमाग में यह आया कि ये हम इतना दूर आके ताड़ोबा देखने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे सांगली में, कड़ेगांव में इसको बना दे, वो बंजर जमीन पे। फिर इसका वो जो ट्यूबलाइट जला, तो उन्होंने प्रैक्टिस करना, दोस्तों को बताया पहले, तो उन्होंने सबने उनका मजाक उड़ाया, अरे ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पानी ही नहीं है, पूरी बंजर जमीन है, कैसे करेंगे। फिर उन्होंने एकदम, मुझे लगता है कि 18 साल, 18 साल, सॉरी साढ़े, हाँ 18 साल इस आदमी ने कोशिश की, एक एक पेड़ लगाया। पेड़ लगाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनको वृक्ष मित्र भी बोला। एक पत्रकार वहां एनलाइट हो गया ताड़ोबा में जाके, उसने एक बंजर जमीन पे ये अभी सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है। ये भारत की पहली मैन मेड है। तो इसको देखने के अभी लोग आ रहे हैं, हिरन है, पिकॉक है, लोग जाते हैं। ये ना एक बंजर जमीन थी, उसको एक पत्रकार ने, एक एक्टिविज्म उसमें आ गया, तो उसने कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं अपने इर्द गिर्द। तो जर्नलिज्म का रोल और भी आता है, जब तक हम इस क्लाइमेट को बचाने की ठानेंगे नहीं, उसके लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये एक सेंटेंस आपके सामने है कि मीडिया क्या रोल प्ले कर सकती है। News media play an important role for public awareness and perception of climate change. ये मीडिया का रोल है। ये आपने फोटो देखी होगी कि ये चिपको चिपको मोमेंट जो हुआ था इंडिया में, उसकी फोटो है। तो चिपको मोमेंट जब हुआ था, तो ये महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उसको हक कर लिया, और मीडिया ने इसको बहुत सारा लोगों में इसके लिए जन जागृति की बताया, इसका क्या रिलेवेंस होगा, पेड़ कटने के बाद क्या होगा। इसके एस्से आ गए, आर्टिकल्स आ गए, इंटरव्यूज आ गए, सुंदरलाल बहुगुणा और ये बाकी जो एक्टिविस्ट थे उनके। और उसके वजह से एक बज क्रिएट होने के बाद मीडिया ने इसको एक्सेप्ट कर, लोगों ने इसको एक पब्लिक मोमेंट बन गया, और इसको हमने बचा लिया। मैंने मेरे स्लाइड के सबसे पहले जो एक साइलेंट वैली का जो पिक्चर बताया था, उसके वक्त भी मीडिया साइलेंट नहीं था। साइलेंट वैली को बचाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने उस वक्त वहां एक डैम बनाने के, हाइड्रोलिक पावर का एक प्रोजेक्ट बनाने के, वो वैली को खत्म करने के लिए सोचा था। तो एक पब्लिक मोमेंट तैयार हो गया, और उसका बहुत बड़ा एजिटेशन होने के बाद उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने उसको एक अभयारण्य में बदल दिया, साइलेंट वैली में बदल दिया। तो ये सारा होता है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने बोल रहा कि बहुत सारा पॉलिटिक्स ही आता है, या 1.53% ही मीडिया में आता है, ऐसा नहीं है। वो होता है, 1% भी होगा चलेगा, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। लोग जिंदा है, उनको जिंदा करना बहुत जरूरी है, उनको बताना जरूरी है। आपकी आने वाली जनरेशन जीने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसका एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, ये सारी चीजें की करके मीडिया आगे बढ़ सकता है। इसके लिए ये बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज है, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के पास, तो जो ग्राम पंचायत यूनिट है, कारपोरेशन यूनिट है, उनके पास कुछ पावर्स हैंड ओवर किए हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास तो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह है, लेकिन कुछ पावर गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया है। तो उसके बारे में भी, उसका भी बेनिफिट हमारे पत्रकार ले सकते हैं, या जो भी बच्चे इसमें काम करना चाहते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए, ये सारी चीजों को एकदम स्टडी यदि करेंगे तो ही होगा। बिना स्टडी कुछ नहीं होगा। नहीं तो जैसे मैंने बोला कि मैं 12 साल जर्नलिज्म कर रहा था, यानी जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा था, लेकिन मेरा ज्यादा स्टडी नहीं था। मैं ये अभी बिंदास बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड सब्जेक्ट जो ग्राम पंचायत होती है, बहुत सारे लोग बंबई से है, लेकिन उनके रूट्स ग्राम पंचायत में ही करना है, तो ग्राम पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट पे ग्राम पंचायत को काम करना होता है। एक जो विलेज लेवल पे काम, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट का काम होता है, विलेज लेवल पे जो काम करते हैं उसके लिए ग्राम पंचायत पे 29 सब्जेक्ट में से ये सारे सब्जेक्ट, ये हमारे क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत इसके ऊपर डिसाइड कर सकती है, इसके लिए फंड खर्चा कर सकती है, प्रोविजन है। इसके लिए लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, सीएसआर को मोबिलाइज किया जा सकता है, एनजीओ को मोबिलाइज किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इसमें मीडिया अच्छी तरह से रोल करेगा, कर सकता है। मीडिया यदि इसको ठीक तरह से समझेगा क्या क्या सब्जेक्ट है, तो ये सारे हमें, मुझे लगता है कि हम एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव यदि देखेंगे तो फायदा हो जाएगा। लेकिन गांव में क्या हो रहा है, ये देखिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये हैंडपंप है, इसमें पानी है, बच्चे पानी निकाल रहे हैं।
ये पिक्चर अपने महाराष्ट्र का है। एक एक पिक्चर है, शायद ऐसा अलग होगा, लेकिन ये क्या है, हमारी डेवलपमेंट जो भी है, जर्नलिस्ट को यार ध्यान रखना चाहिए। ये हैंडपंप है, अच्छा है, पानी है। जब बिठाया था तो ऐसा नहीं था, ठीक था। लेकिन गांव से एक रोड निकल गया, रोड की ऊंचाई बढ़ गई, रोड की हाइट बढ़ गई, और हमारा हैंडपंप नीचे हो गया, उसकी हाइट कम हो गई। तो हमारी डेवलपमेंट जब होगी तो हमें देखना पड़ेगा, जर्नलिस्ट को भी ये देखना पड़ेगा, हमारे सिटीजन को। अपने इंडिया में जर्नलिस्ट के लिए कोई अलग से अधिकार नहीं है। जो हमारे कॉमन सिटीजन को अधिकार है, वही अधिकार है, उसका ही यूज करना चाहिए। तो हमारे गांव के हर आदमी को हमें देख बताना पड़ेगा कि तुम ध्यान दो कि एक डेवलपमेंट का काम होते हुए दूसरा डेवलपमेंट का काम खराब तो नहीं हो रहा है। अभी हैंडपंप काम में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, दूसरा हैंडपंप करना पड़ेगा, पानी के लिए फिर से करना पड़ेगा। तो फिर से हमारे क्लाइमेट पे जो धरा है, हमारा बायोस्फीयर है, उसमें छेद डालना पड़ेगा। जो पुरखों ने जमा किया हुआ पानी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा है, हम काम बढ़ा रहे। तो मुझे लगता है कि इस सारी दृष्टि से जर्नलिस्ट को देखना चाहिए। और मैं अभी मेरे लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये पिक्चर आप देखिए, और बाद में हम कुछ सवाल जवाब ले लेंगे, शायद बहुत टाइम हो गया है। तो ये जो है, ये पिक्चर देखिए, ये जो लड़की है, ये हमारी आने वाली जनरेशन है। ये लड़की भी है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा लड़का है, हमारे गांव में थर्ड जेंडर है। हमें जो भी काम करना है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चपरासी हो, या चाहे स्टूडेंट है, वो सबको इसके लिए काम करना है, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं है। पानी आएगा ये मर जाएगी, बह जाएगी, अर्थक्वेक आएगा ये जमीन में गड़ जाएगी, बीमारियां आएगी, मर जाएगी। उसको कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ एजुकेशन नहीं करती है, हमारी मांगे पूरी करो नहीं कहती है। इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, जर्नलिस्ट को इसका एडवोकेट बनना पड़ेगा। ये आप सबका इंतजार कर रही है। गांव में, शहर में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, बस्तियों में, ये बच्ची आपका इंतजार कर रही है। तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि शायद मेरे ये ऑनलाइन से आपको कुछ में, आपके दिमाग में कुछ आ गया है, समझ में आ रहा, तो एक्शन कीजिए। इसके चेहरे पे जो हंसी है, उसको यदि हमें कायम रखना है, तो हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है। डेवलपमेंट में थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है। इतना कह के मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए। हम सब मिलके इस पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, जितनी भी हमारी ताकत है उसको हम लगा के हम कोशिश करेंगे। नया नया ज्ञान लेंगे, एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे। उसके लिए सारे युवाओं को, जो भी जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हाँ, यस, दो तीन सवाल है जो मैं जस्ट उसको ब्रीफली रखता हूँ। मुदिता सोनावने जी जो हमारी मास्टर ट्रेनर भी है यूथ प्रोग्राम में, तो उनके सवाल दो तीन है कि मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर नो ओन बाय इंडस्ट्रीज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट में न्यूज मीडिया का आता है कि मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस आर नो ओन बाय these industrialists who यस। are basically responsible for environment degradation. So how we can tackle this issue? Other is the whitewashing or justification of projects which are harmful for local ecosystems. So how we can विच प्रोजेक्ट? tackle this issue? Any project, overall ओके। general whitewashing वाइट concept, or वॉशिंग, you ओके। can say greenwashing. You can say या here, yeah, and any other current journalist bodies which are dedicated to environmental reporting. That's the third question. यस। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये धरा चंद पॉलिटिशियंस या चंद इंडस्ट्रियल्स उनकी नहीं है, ये लोगों की है। उनको इसके बारे में हमें अवेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने साइलेंट वैली का एग्जांपल दे दिया, इसलिए मैंने चिपको मोमेंट का एग्जांपल दे दिया, नर्मदा डैम का भी एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ मीडिया ने लिख के नहीं हुआ है, या फिर कोई बहार दत्त थी जो जिसने सारस क्रेन के बारे में एक मूवी बनाई थी, उसके लिए ग्रीन ऑस्कर मिला उसको, अपनी इंडिया की पत्रकार, है ना। तो वो ग्रीन ऑस्कर भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसने क्या किया, उसने सारस जो बर्ड था वो कैसे खत्म हो रहा है,
इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इस तरह से लोगों के सामने लाना चाहिए। इन चीज़ों को लोगों के सामने लाएँगे, उसके कॉन्सिक्वेंस बताएँगे और लोगों को बताएँगे कि आपके अधिकार क्या है। ये तो चिपको में भी तो झाड़ तोड़ने वाले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो पावरफुल थे। उनको कंट्रोल किया लोगों ने, वो जो अनपढ़े लोग के थे, अनपढ़ लोग थे, उन्होंने कंट्रोल किया। एक मास मूवमेंट जनरेट करने के लिए मीडिया का बहुत रोल है। आप बहुत बार कोंकण में देखिए, कोंकण में जितना भी इंडस्ट्री आया, कोई भी एमआईडीसी आ गई तो हेजिटेशन होता है। अभी नानार में भी चल रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। वो सिर्फ लोगों के लोग जागरूक होने के बाद वहाँ मीडिया बहुत अच्छी तरह से रोल निभा रहा है। वो उसके क्या हो रहा है, क्या होगा एक साइंटिस्ट को लाके खड़ा करेगा, पॉलिटिशियन को लाके खड़ा करेगा। लोग जब तक पॉलिटिशियन पे 100% डिपेंड रहेंगे, तब तक फँसते रहेंगे। मैं एक सीधी बात बताता हूँ। लोगों ने एक्सपर्ट्स की सुननी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट में और लोग पढ़ते कितने हैं? लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए सोशल मीडिया को छोटे-छोटे वीडियो करके भी लोग एक दी इसका एक बज़ क्रिएट करेंगे, एक मास अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट पे प्रेशर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वही एक मीडियम है और दूसरा उनको दूसरा कोई वे नहीं है क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जितने भी अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 आँखें 12 हाथ जो पिक्चर मैंने देखा था, तो 2 आँखें 12 हाथ नहीं है। जहाँ भी इतने यहाँ 200 लोग हैं, उनके 200 लोग यहाँ हैं, उनके 400 ईयर्स है, 400 आइज़ है, 400 हैंड्स है। तो ये सारे एक्टिवेट होने चाहिए। ये सारे आइडिया एक्टिवेट होंगे तो मास एक मूवमेंट बनेगा। मास मूवमेंट जब तक नहीं बनेगा, हम क्लाइमेट को रक्षा नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अवधूत, शायद यू आर म्यूटेड। Yeah, okay. So other question is by Uddhav Bhale. Can we introduce in NEP climate reporter and journalist related content? Is a question. So already anything is going on in NEP. So I am at least not aware कि NEP में ये climate change as a journalism reporting इसके बारे में कुछ steps लिए जा रहे ओके, हैं क्या हाँ, एनईपी NEP के? में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अ, अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही उसको एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को ऐड किया है। लेकिन एनवायरनमेंट जर्नलिज्म उसमें नहीं है, उसमें अवेयरनेस की बात की है, कि अवेयर करना चाहिए। तो जर्नलिज्म की एक विंग है जो मास कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ाती है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस सीखना ज़रूरी है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग सीखना ज़रूरी है, लेकिन जर्नलिस्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करें। मैं 5 साल जर्नलिज्म करने के बाद मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कर लिया। तो और बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने ये किया ही नहीं है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। फिर भी वो अच्छे पत्रकार हैं। एक विज़न होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए। वो यदि आता है तो शायद ये स्कूल में बहुत सही बात पूछी उन्होंने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यदि ये आता है, अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, तो ये आगे चल के बेनिफिट हो जाएगा, बच्चों को रिलेट करने के। थैंक यू वेरी मच सर आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम अ बिट बट व्हाट आई थिंक कि जैसे आपने आपने लास्ट में बोला कि आपको डिग्री होने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है सिटीजन जर्नलिज्म जो हम बोलते हैं सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक एंड देर आर मेनी एग्जांपल्स कि जहाँ पे सिटीजन ने पर्टिकुलर इसके लिए अवेयरनेस खड़ा किया एंड देन मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को भी उसका दखल लेना पड़ा या फिर उसको यस, यस। उस मुद्दे को उठाना पड़ा सो आई थिंक citizens also have to play the key role in this awareness or raising such issues. So thank you very much, sir. आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है इन डेवलपमेंट सेक्टर एंड एज वेल एज जर्नलिज्म सो आई थिंक इट्स ये दोनों का आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए आज बहुत मायने रखता है और आपने जो हमारे साथ शेयर किया जो स्टोरीज एंड ऑल मे बी देयर कुड ऐसा एक और शायद सेशन रखना चाहिए जहाँ पे आपके और भी एक्सपीरियंसेस एंड सम केस स्टोरीज वी कुड हियर अबाउट दोस सो लेट्स सी अगर हम हमारे वेबिनार सीरीज में और ऐसा कुछ आपका सेशन रख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे देन इट विल बी रियली so thank you very much, sir, for giving your time and sharing your thoughts with us. I have shared the link for the online courses in the chat box and also of the Mica Instagram handle. I'm sharing it once again. So those who are interested in doing this course, online courses, they can definitely sign up and do these courses and get a certificate and also
these courses will be really helpful to enhance your knowledge about climate change and various themes associated with it. And thank you very much for all of you for joining today's webinar. So this was our fifth webinar in the series I had told in the beginning. So we will meet again next Saturday at same time, 5 p.m. And you will also get the information on your through your Green Club faculty coordinators or your MICA WhatsApp groups about the next webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all the participants for your active participation and patience in listening. Have a good